नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक कोर कॉन्सेप्ट को समझें। आज का ये सेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर मैं बात करूं अपकमिंग एग्जाम्स की, जो कि आपका बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी है, क्या ऐसा कोई भी राज्य जहां की न्यायिक सेवा के परीक्षा में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सिलेबस का हिस्सा है? आज का सेशन लिहाज से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड। देखिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व्स एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। किसी भी देश में जो सबसे सर्वोच्च कानून का दर्जा किसी को दिया गया है तो वह है उस देश का संविधान। उसी तरीके से अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया की बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सर्व्स एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ऐसा क्यों होता है, पहले उसे हम व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पहले संविधान है क्या, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, इस टर्म को मैंने बाइफरकेट किया है 4 पॉइंट्स में। ध्यान से इसे समझ। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। क्या है? सबसे पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है फर्स्ट पॉइंट। ऐसा क्यों कहा गया? इट establishes द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। देखिए, फंडामेंटल लॉ इसलिए मैं कहा इसको क्योंकि जितने भी कानून हमारे देश में बने हैं या बनाए जाएंगे, उसके लिए जो चेक एंड बैलेंस का काम होता है, चेक एंड बैलेंस का काम होता है, या आप यूं कहे स्क्रूटनी का काम जो होता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? वह किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। अब जितना भी हमारा गवर्नेंस है, हमारी सरकार है, सरकार की नीतियां हैं, सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है, वह सभी इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क के ही लिमिट में रहेगा। इसके लिमिट को वह क्रॉस नहीं कर सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं कानून की, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, तो ऑल लॉज एंड गवर्नमेंट पावर्स डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम इट। इस संविधान से ही जितनी भी शक्तियां हमारे सरकार को दी गई हैं, चाहे वो पॉलिसी बनाने को लेकर हो या गवर्नेंस को लेकर हो, या फिर कोई भी कानून हमारे देश में अगर बनाया जाए, तो वह बियॉन्ड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप नहीं बना सकते। इसीलिए मैंने कहा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वह है आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। वह चेक एंड बैलेंस का काम करता है, वह स्क्रूटनी का काम आपके लिए करता है। अगर कोई भी कानून, एनी लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड इज इनवैलिड अल्ट्रा वायर्स। कोई भी कानून अगर आप बनाते हैं बियॉन्ड द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वह कानून क्या हो जाएगा? वह आपका इनवैलिड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मेन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला फंक्शन है इसका, इट डिफाइंस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। जो भी हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वह कहाँ डिफाइन किया गया है? वह किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। कहाँ किया गया है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया। ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की, तो पहला है इट इस्टेब्लिशेस गवर्नमेंट ऑर्गन्स। ठीक है। यह क्या इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है? तो यह बात करता है गवर्नमेंट ऑर्गन्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ठीक है। उसके तहत क्या है आपका? तो लेजिस्लेचर है, पहला क्या है आपका? तो लेजिस्लेचर है, देन आफ्टर आपका एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। आपका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके बाद आपका जुडिशियरी हो गया। यह 3 ऑर्गन्स हैं आप। ठीक है। ये आपका कहाँ आता है? ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के तहत आता है। इसी के तहत इनके जो भी फंक्शंस और पावर है, इसको डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तहत डिफाइन किया गया है। कौन 3 ऑर्गन से आपके? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी।
ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका क्या फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है ना। न किसी को ज्यादा पावर है, न किसी को उससे कम पावर है, वो क्या है, बैलेंस्ड फॉर्म में है। इट रेगुलेट्स रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, संतुलन, बैलेंस को यह मेंटेन करता है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। देन आफ्टर गवर्नमेंट और सिटीजन्स, सरकार और नागरिकों के बीच में भी यह क्या करता है, एक रिलेशन, एक कोऑर्डिनेशन, एक संतुलन को यह एक व्यवस्था के तौर पर स्थापित करता है। देन आफ्टर अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो इट प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ पीपुल, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको दिया गया है। इट गारंटीज इंपॉर्टेंट राइट्स एंड फ्रीडम्स, जो कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स की बात करी है आपसे। इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर बाय द स्टेट। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका अगर हनन होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, चेक एंड बैलेंस का काम करता है, और इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसके अलावा आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। वहीं अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, तो इट लेस डाउन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उसको हम लोग देखते हैं, ये ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कहाँ बात आ गई। राइट की बात तो अभी तो हम लोग कर रहे थे, अब ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कहाँ से आती है। तो इट प्रोवाइड्स ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट। देखिए यहाँ पर अगर आप देश के नागरिक हैं तो देश के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है, जो कि आपका कहाँ पर है, यह है आपका फंडामेंटल ड्यूटी के तहत। साथ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, परिभाषित करता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति, तो नागरिकों के प्रति। फॉर व्हाट, फॉर गुड गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज। अब अगर बात करें हम लोग फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारा संविधान है का फीचर क्या है, तो पहला है सुप्रीम लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द सुप्रीम लॉ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, तो यह सुप्रीम लॉ है, उसी की बात करी गई है यहाँ पे। सुप्रीम लॉ कैसे है, यह हायर देन ऑर्डिनरी लॉ। जितने भी कानून है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, जितने भी कानून हैं जो आप सोच सकते हैं, वह क्या है, इस संविधान के बाद ही उसका स्थान है। और यह क्या है, यह चेक एंड बैलेंस का काम करता है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। जो संविधान को लेकर जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बियॉन्ड, अगर उसके स्पिरिट के बियॉन्ड अगर कोई भी कानून आपका ड्राफ्ट होता है, तैयार होता है, या उसे एग्जीक्यूट का प्रयास किया जाता है, उसका एग्जीक्यूशन हो, तो वह एग्जीक्यूट आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह सुप्रीम लॉ के अगर अगेंस्ट है, तो वैसे कानून को न आप बना सकते हैं और न ही उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, न ही उसको आप लागू कर सकते हैं। क्यों, सुप्रीम लॉ है। कौन सुप्रीम लॉ है, तो आपका संविधान सुप्रीम लॉ है। पहला फीचर तो यही है, हायर देन ऑर्डिनरी लॉज, ऑल अथॉरिटीज मस्ट वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। सिर्फ कानून ही नहीं, कानून के तहत जितनी भी अथॉरिटी है, पूरा गवर्नेंस है, पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है, वह भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है इसके बियॉन्ड क्या, वह वर्क यानी फंक्शन नहीं कर सकता है। सोर्स ऑफ गवर्नमेंट पावर, सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं, जो पावर दिया गया है, वह भी इस संविधान में परिभाषित है। और जितनी बातें इस संविधान में कही गई है उसके लिमिट को गवर्नमेंट भी क्रॉस नहीं कर सकती है। किसी भी सरकार के द्वारा उसको एक्सीड, जो पावर दिया गया उसे एक्सीड
नहीं किया जा सकता है। एवरी ऑर्गन गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी सरकार को या फिर किसी भी सरकारी संस्था को, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई अथॉरिटी मिला है, तो अथॉरिटी कहाँ से मिला है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और चेक्स एंड बैलेंस की जो मैं बात कर रहा था, लीजिए यहाँ पर मैंने उसको मेंशन कर दिया। चेक एंड बैलेंस की अगर हम लोग बात करें, तो लिमिट्स पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता, कहता है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एक लक्ष्मण रेखा है, एक लक्ष्मण रेखा है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं, उसकी जो परिभाषा है, वह तो हमने संविधान में उसको लेकर उल्लेख ही नहीं किया है। उसको परिभाषित ही नहीं किया गया है। उसको आप कर कैसे सकते हैं? जो शक्ति, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो हमने आपको दिया ही नहीं है। संविधान में उसकी चर्चा ही नहीं है। उस काम को आप नहीं कर सकते हैं। और यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? यहाँ पर लिमिट करता है। लिमिट किसका? पावर का। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर बात आ गया चेक एंड बैलेंस का। किसका बात आ गया? चेक एंड बैलेंस का बात आ गया। प्रॉपर मॉनिटरिंग की बात आ गई। ठीक है। अब अगर बात करें आपके फोर्थ पॉइंट की, तो इट रिफ्लेक्ट्स नेशनल वैल्यूज। नेशनल वैल्यू की बात कर, शेप्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस आइडल्स ऑफ द नेशन। अब अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट जुडिशियल व्यूज की, तो थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। तो केसी वेयर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। की जो बात हो रहा था कि संविधान सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ है, अब देख लीजिए यहाँ पर इसको डिफाइन भी किया गया है इनके द्वारा। तो केसी वेयर, इनके द्वारा क्या कहा गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया है? तो सुप्रीम लॉ कहा गया है। क्या कहा उन्होंने? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट इस्टेब्लिशेस एंड रेगुलेट्स गवर्नमेंट। वहीं अगर बात करें मिनर्वा मिल्स केस की 1980, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ बैलेंस ऑफ पावर, कि हर किसी का जितनी जिसकी भी अथॉरिटी है यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन है। किसका क्या पावर है, किसका क्या लिमिटेशन है, किस ऑर्गन के पास क्या अथॉरिटी है, सब कुछ इसमें डिफाइन किया गया है। इसीलिए कहा गया नो अथॉरिटी हैज अनलिमिटेड पावर। और यही बात आता है किसका? प्रॉपर मॉनिटरिंग और फ्रेमवर्क की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अगर मैं बात करूं तीसरे जुडिशियल व्यूज का, तो ये आपका केशोराम इंडस्ट्रीज केस 2004, ठीक है, 2004 की बात। इसमें कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट। कितनी बड़ी बात! इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों को ही शामिल किया गया। ऐसा नहीं कि थ्योरी थ्योरी ही सिर्फ एक एक ड्राफ्ट कर दिया गया तैयार और उसे थोप दिया गया, नहीं। जो व्यवहारिक रूप से सही है, फॉर व्हाट? फॉर गुड गवर्नेंस। भाई किसके लिए गवर्नेंस की बात हो रही है? तो सिटीजन्स, हमारे और आपके। ठीक है, गुड गवर्नेंस किसके लिए है? तो हमारे और आपके लिए ही तो है। तो इसीलिए कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट। ये कहा गया केशोराम इंडस्ट्री केस में 2004 में कहा मामला था। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इट इज अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट। कैसे है यह डायनेमिक डॉक्यूमेंट? थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल लेते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अ नेशंस डेवलपमेंट। इट इज बोथ अ लीगल फ्रेमवर्क एंड अ सोशल चार्टर, एंड इन इंडिया इट इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम नॉर्म और फंडामेंटल लॉ। देखिए, ये सिर्फ गुड गवर्नेंस की बात नहीं करता, यह आपकी एज अ सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको बताता है। अगर आपको फंडामेंटल राइट भी दिया गया है, तो आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात करता है संविधान। वहीं अगर बात करें स्टेट, तो स्टेट के लिए भी यहाँ प्रावधान दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पूरा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, वह सब कुछ यहाँ पर डिफाइन। स्टेट क्या है वह भी बताया गया है, आर्टिकल 12 जाकर देखिए आप।
जुडिशियल रिव्यू की बात होती है यहाँ, सब कुछ इसी एक किताब में। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी देश का संविधान इतना खूबसूरत होगा जितना खूबसूरत हमारे प्यारे देश भारत का संविधान। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। डिजाइन टू मीट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजाइन टू मीट प्रेजेंट नीड्स एंड अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। देखिए, जब संविधान की ड्राफ्टिंग हुई थी ना, तो उस वक्त जो लोग थे उनकी सोच बहुत ही व्यापक थी। भविष्य को लेकर भी जो चुनौतियां आएंगी उसको लेकर भी उन्होंने प्रावधान दिया था, और इतना फ्लेक्सिबल हमारा संविधान बनाया गया था ना, इस समय के हिसाब से अगर इसमें कुछ बदलाव किया जाए जो जनहित में हो, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। समय समय पर हमने संविधान किया, और कुछ जो अच्छे प्रावधान हैं उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। इट्स लैंग्वेज इज नॉट रिजिड, बिल्कुल बहुत सरल भाषा में लिखा है, क्योंकि यह किसके लिए बना है? तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हमारे और आपके लिए ही तो बना है। इसकी भाषा बहुत सरल है। इट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन पीपुल्स एक्सपीरियंस एंड रियलिटीज। बिल्कुल, जब यह बात ही है वी द पीपुल ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत ही होती है, तो यह हमारे और आपके ही अधिकारों के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है। और जो व्यवहारिकता में, आम जीवन में जो अनुभव है, उसके आधार पर ही इसकी पूरी ड्राफ्टिंग की। जो रियलिटीज है, जो फैक्ट्स हैं, वहीं अगर बात करें पावर्स की, तो पावर्स गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पज शुड बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली एंड फ्लेक्सिबली टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। इट इज अ लिविंग, important point to be noted here, it is a living and evolving document, it grows and change with time। बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया, इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, और समय के हिसाब से अगर कुछ बदलाव होता है, हमारी पॉलिसीज में कुछ बदलाव होता है, इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कुछ बदलाव होता है, उस आधार पर भी इसमें हम अपने संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं। जो समय की मांग होगी, जो रिक्वायरमेंट होगा, उसके आधार पर भी ही नीति निर्धारण के लिए हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, एक छोटा-सा आप किसी संस्था के लिए भी कोई कानून अगर बनाते हैं ना, तो वो संविधान के स्पिरिट के बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको संविधान में एक क्या करना होगा? एक फ्लेक्सिबल चेंज करना होगा थ्रू अमेंडमेंट, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी आप संशोधन कर दीजिए। Developments in political, social and economic spheres shapes its meaning and applicability। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि भौगोलिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, या सामाजिक स्तर पर, या आपके इकोनॉमिक जो फिनोमिना है, स्फीयर है, उसमें जो बदलाव होगा, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, हमारे संविधान के एप्लीकेबिलिटी में हम बदलाव समय-समय पे संशोधन कर सकते हैं। इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट, यह मूल दस्तावेज है ना। अगर किसी भी देश के अगर सर्वोच्च कानून की बात करें तो वह क्या है? तो वह उस देश का क्या है? संविधान है। अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या है? तो सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, देन आफ्टर स्टैट्यूटरी लॉज है, जो भी आपके कानून बने हैं, ठीक है? जो आपके पीनल लॉ हो गए, या जितने भी कानून आपके देश में बने हुए हैं, वो सब इसके अंदर कवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, या बीएसए हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें। फिर जुडिशियल डिसीजंस, जो आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं, वह भी क्या है आपका? तो वह भी आपका लॉ है। और वो जितना भी लॉ है, जितने भी जजमेंट प्रोनाउंस होते हैं, वो क्या होते हैं? तो विद इन द मैंडेट लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो या कोई भी संस्था, वो एक्ट नहीं कर सकते। Then after constitutional convention, wider concept that includes constitution, laws, judicial decisions and conventions. It deals with working of the legal system, जितना भी आपका legal system है,
है ना? जितने भी आपके नीति निर्धारण होते हैं, वह विदिन द लिमिट ऑफ विदिन द सैंक्शन्ड लिमिट ऑफ, नॉट ओनली लिमिट, लिमिट के नाम पर यह नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे। सैंक्शन्ड लिमिट, हमारे संविधान में जो बातें कही गई हैं, है ना? जो सैंक्शन्ड है, यानी कि उसे मंजूरी मिली हुई है, ठीक है? उसी सैंक्शन लिमिट में ही आप क्या कर सकते हैं? आप कानून बना सकते हैं, आप पॉलिसी बना सकते हैं, है ना? अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, चाहे वो जुडिशियल डिसीजन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ही क्यों ना हो, वह सैंक्शन लिमिट के बियॉन्ड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ों को मैंने आपके लिए कनेक्ट करके आज का ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, क्यों है? यह कॉन्सेप्ट आज आप तक थी। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।